तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के अंदर घिरने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी। कल हमने पढ़ा था गंगा नदी तब। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होती है, फिर इसका प्रवाह क्षेत्र कि ब्रह्मपुत्र नदी कुल कितने देशों के अंदर प्रवाहित होती है, फिर प्रवाहित होने के पश्चात में इसका समापन कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर जाकर के अपना डेल्टा बनाती हुई गिरती है। समापन होता है सुंदरवन का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी की। इसके सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसके किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, ये सब सारे हम पढ़ेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी के। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो है, ध्यान रखना, तिब्बत के अंदर। और तिब्बत के अंदर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है कैलाश पर्वत। तिब्बत में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत क्या आती है, मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उद्गमित होती है। कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से उद्गमित होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित होती है कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील। इसके भी 80 किलोमीटर दायरे के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित होती है। तो ध्यान रखना, अगर आपके ऐसा आए कि ग्लेशियर कौन सा है, तो ध्यान रखना मानसरोवर झील के नजदीक एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है यम डे कुक ग्लेशियर। यहां से मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, उद्गमित होती है। यानी कि ये इसका क्या है, उद्गम स्थान है। तो इसका सबसे पहले प्रवाह क्षेत्र जो होगा वो तिब्बत में होगा। तो तिब्बत के अंदर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, इस नदी को जाना जाता है यारलुंग सांगपो। किस नदी के नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से इसे तिब्बत के अंदर जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है, तिब्बत में। कि तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कई जगह डायरेक्ट ऐसा भी दे दिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन तिब्बत के अंदर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरा नाम है यारलुंग सांगपो नदी। फिर ये तिब्बत से प्रवाहित होती हुई बाद में आगे चलती है, तो आगे आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचा बरवा पर्वत। क्या आता है भाई, नामचा बरवा पर्वत आता है। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत के अंदर ये यूटर्न लेती हुई भारत के अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये यूटर्न लेती हुई क्या करती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत के अंदर प्रवाहित होती हुई अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर, पर्वत कौन सा है, नामचा बरुआ पर्वत, और ये राज्य कौन सा है, तो राज्य ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचा बरुआ पर्वत से भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और यहाँ पर यह एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गार्ज का। अब गार्ज किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज होता है, ध्यान रखना, पहाड़ियों के मध्य का संकरा मार्ग जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है उसे गार्ज कहते हैं। और सर्वाधिक फैलाव वाले क्षेत्र को कहते हैं कैनियन। क्या कहा जाता है, कैनियन। तो ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज का निर्माण कब करती है, जब नामचा बरवा से यूटर्न लेती है। और जब यह भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सांगपो कैनियन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिहांग गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और सांगपो कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है, तब भी आंसर करना ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो कैनियन का निर्माण तो कहां करती है, नामचा बरवा पर्वत के अंदर। और दिहांग गार्ज का निर्माण कहां करती है, तो ध्यान रखना यांग याक दरा के अंदर। कहां पर करती है, यांग याक दरा। यांग याक दरा के अंदर ये दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश के पश्चात में ये असम राज्य के अंदर प्रवेश करती है।
कि एक राज्य तो हुआ कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य कौन सा है, असम, कि यहां से अब असम राज्य के अंदर ये प्रवेश करती है। और असम राज्य के अंदर सदिया नाम का स्थान, तो यहां पर है कौन सा स्थान, तो सदिया, असम राज्य के अंदर सदिया। और एक स्थान है, ध्यान रखना, घासी पसी घाट, एक स्थान का नाम क्या है, पसी घाट। तो सदिया और पसी घाट के अंदर एक सहायक नदी आकर के मिलती है, और उस सहायक नदी का नाम है, ध्यान रखना, दिहांग नदी। कौन सी नदी है, दिहांग नदी। दिहांग नदी आती कहां से है, तो ध्यान रखना, दिहांग नदी आती है भारत और चीन बॉर्डर से। कहां से उद्गमित होती है, भारत चीन बॉर्डर से उद्गमित होती है, और सदिया के निकट आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इधर तिब्बत से एक नदी और आती है, वो भी यहाँ पर सदिया के निकट आकर के मिल जाती है। उस नदी का नाम है, ध्यान रखना, लोहित नदी। नदी का नाम क्या है, लोहित नदी, या इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी या खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। कहां से उद्गमित होती है, तिब्बत से। कहां पर आकर के मिल जाती है, तो सदिया पर। इस नदी के ऊपर एक ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा नदीय पुल बनाया गया, नदीय सड़क पुल, जिसका नाम है, ध्यान रखना, नदीय सड़क पुल का कि ढोला सदिया पुल। क्या नाम है भाई, ढोला सदिया पुल। क्वेश्चन आएगा, ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है, जो एक नदीय सड़क पुल है, तो वो किस नदी पर है, लोहित नदी पर बनाया गया है। और इसका वर्तमान के अंदर इसी ढोला सदिया पुल का नाम कर दिया गया भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम कर दिया गया भाई, भूपेन हजारिका पुल। और भूपेन हजारिका पुल, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा नदीय सड़क पुल है। क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा नदीय सड़क पुल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा नदीय सड़क पुल कौन सा है, तो आंसर करेंगे भूपेन हजारिका पुल, जिसका पहले नाम होता था ढोला सदिया पुल, जिसकी कुल जो लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर भूपेन हजारिका पुल की। भूपेन हजारिका पुल इसलिए नाम कर दिया गया, ध्यान रखना, भूपेन हजारिका जी को 2019 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। और इन्हें भारत रत्न अवार्ड से पहले दादा फाल्के पुरस्कार तथा पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसीलिए इस ढोला सदिया पुल का नाम क्या रखा गया है, भूपेन हजारिका जी के नाम पर भूपेन हजारिका पुल रखा गया है, जो भारत का सबसे लंबा नदीय सड़क पुल है। फिर यहाँ पर है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है डिब्रूगढ़। शहर का नाम क्या है, डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ और यहाँ पर दामाजी, डिब्रूगढ़ और दामाजी के मध्य एक संयुक्त सड़क और रेल पुल बनाया गया है, जिसका नाम है, ध्यान रखना, बोगी भील। क्या नाम रखा गया है, बोगी भील। कि बोगी भील पुल किन दो शहरों को जोड़ता है, तो बोगी भील पुल जोड़ता है दामाजी और डिब्रूगढ़, जो किस नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और ये सड़क और रेल संयुक्त पुल है। क्वेश्चन आएगी, सड़क रेल संयुक्त पुल कौन सा है, तो बोगी भील पुल, जो किन्हें जोड़ता है, तो डिब्रूगढ़ और दामाजी को जोड़ता है। और यहां पर एक नदी और आकर के मिलती है असम राज्य के अंदर, ध्यान रखना, दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी, यहां पर स्थान है जिसका नाम है दिहिंग मुख। स्थान का नाम क्या है, दिहिंग मुख। और दिहिंग मुख के अंदर एक नदी आकर के मिलती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, उस नदी का नाम भी है, ध्यान रखना, दिहिंग, या इसे कहा जाता है बूढ़ी दिहिंग। दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग नदी कहां से उद्गमित होती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। कहां से होती है भाई, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप कंफ्यूजिंग करने वाली चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना कि कंफ्यूजिंग कौन सी करेंगे। कि यहां से जो नदी आ रही है वो कौन सी है, दिहांग है। ये नदी कौन सी है, दिहांग नदी। और यहां से आ रही है वो कौन सी है, दिहिंग नदी। और ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का एक उपनाम है, और वो है, ध्यान रखना, सियांग या दिहांग। सियांग या दिहांग। कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन तिब्बत के अंदर तो यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है,
और जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर असम राज्य के अंदर जब ये प्रवेश करती है सदिया के अंदर, तब दिहांग नामक नदी जो तिब्बत और भारत के बॉर्डर से उद्गमित होती है वो यहाँ पर आकर के मिलती है। और बाद में बोगीबील पुल के पश्चात दिहिंग मुख के अंदर अरुणाचल प्रदेश से नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग नदी, जो दिहिंग मुख के अंदर आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और यहाँ पर दिहिंग मुख के पश्चात में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का निर्माण करती है और उस नदीय द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई? माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप इंपोर्टेंट क्यों है? ध्यान रखना, जैसे कोई एक द्वीप का निर्माण नहीं करती है, अनेक द्वीपों का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी जब ऐसे चलती है तो ये चलती तो रहती है लेकिन इस प्रकार से घुमावदार आती रहती है, लेकिन ये निरंतर इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये क्या करती है, जगह जगह पर क्या करती है, द्वीपों का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी खूब सारे द्वीपों का निर्माण करती है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो द्वीप है वो द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है नदीय द्वीप, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो आंसर करना है माजुली द्वीप। किस राज्य में है? असम राज्य में। कौन सी नदी निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो आंसर करना है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है। इसी माजुली द्वीप को ध्यान रखना, असम राज्य ने 2016 ईस्वी को माजुली द्वीप को जिला घोषित किया है। 2016 ईस्वी को माजुली द्वीप को असम राज्य ने अपना नया 33वां जिला कौन सा घोषित किया है? तो माजुली द्वीप को। ध्यान रखना, राजस्थान में भी कितने जिले हैं? 33। और असम के अंदर भी 33वां जिला कौन सा है? माजुली द्वीप, जो विश्व का क्या सबसे बड़ा नदीय द्वीप। फिर ध्यान रखना, यहीं पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है लखीमपुर। क्या स्थान का नाम क्या भाई? लखीमपुर। लखीमपुर के अंदर तिब्बत से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है सुबनसिरी। नदी का नाम क्या है भाई? सुबनसिरी। कि सुबनसिरी सहायक जो नदी है ब्रह्मपुत्र की, वो कहां से उद्गमित होती है? तो उद्गमित होती है, ध्यान रखना, तिब्बत से। कहां से उद्गमित होती है? तिब्बत से। तिब्बत से उद्गमित होकर के लखीमपुर के अंदर मिलती है। इसकी विशेषता यह है कि सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन आए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कुल जल का 7.92% जल केवल सुबनसिरी नदी का है। कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो जल बहता है उस जल में से 7.92 अर्थात लगभग 8% जल केवल किसका है? सुबनसिरी नदी का, जो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर इसी नदी के आगे जब जाते हैं तो दक्षिण से एक नदी और आकर के मिलती है। दक्षिण से एक नदी आती है जिसका नाम है धनसिरी। क्या नाम है भाई? धनसिरी, या कई जगह नाम मिलता है धनसिरी। और धनसिरी जो सहायक नदी है ये नागालैंड से उद्गमित होती है। कहां से उद्गमित होती है? नागालैंड। कि नागालैंड से धनसिरी नदी उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर के मिल जाती है। फिर यहाँ पर देश है, हमने पढ़ा था भोपाल, भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान, दक्षिणी भूटान से एक नदी उद्गमित होती है, उस नदी का नाम है मानस। नदी कौन सी है? मानस। कि मानस नदी कहां से उद्गमित होती है? तो मानस नदी उद्गमित होती है भूटान से। और मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर के मिल जाती है। ध्यान रखना, मानस नदी के किनारे असम राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है एक भाई? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कि असम राज्य के अंदर क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर डिब्रूगढ़ के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य के अंदर कौन सा है? डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और मानस नदी के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दो असम राज्य के नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। फिर जैसे हम आगे चलते हैं आगे की ओर, तब
इसी नदी के अंदर सिक्किम से एक नदी उद्गमित होती है। सिक्किम के अंदर भी कौन सी झील से? तो ध्यान रखना, चोलामू झील से। कौन सी झील से? चोलामू झील। और चोलामू झील सिक्किम राज्य की भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। कहां पर है? सिक्किम के अंदर। और यहां से एक नदी उद्गमित होती है और यह नदी बांग्लादेश के अंदर जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। कौन से देश के अंदर जाकर के? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है रंगपुर। स्थान का नाम क्या है? रंगपुर। रंगपुर कौन से देश में है? तो बांग्लादेश में। और ये जो नदी आती है इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है भाई? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहां से उद्गमित होती है? सिक्किम से। और किस नदी में आकर के मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर आकर के मिलती है? रंगपुर, बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। फिर इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है पद्मा नदी। क्या नाम है भाई? पद्मा नदी। और हमने कल अध्ययन किया था पद्मा नदी के लिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? पद्मा नदी के नाम से। कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी पद्मा नदी के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। कौन से देश में? बांग्लादेश में। फिर यही ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे चलती है, यहाँ जैसे बांग्लादेश में एंटर होती है, तीस्ता नदी आकर के मिलती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के अंदर बाद में आगे चल करके एक नदी और आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है बराक नदी। क्या नाम है भाई? बराक नदी। और ध्यान रख लेना कि ये जो बराक नदी है डायग्राम के अंदर ऊपर की ओर से आएगी। ध्यान रखना, बराक नदी आती है मणिपुर से। उद्गमित कहां से होती है? मणिपुर से होती है। ये ध्यान रख लेना, यानी कि यहाँ से आसपास से। बस आप ध्यान ये रखना कि कौन से राज्य से आती है? मणिपुर राज्य से आती है बराक नदी। और बराक नदी के अंदर जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो आगे चल करके यही नदी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना। और यह बात मैंने कल भी आपको बताई थी गंगा नदी तंत्र के अंदर, कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर आगे ब्रह्मपुत्र या बराक नदियों में मिलने के पश्चात गंगा नदी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी के भी 5 नाम है। कितने नाम है? 5। चीन तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से। फिर अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जानते हैं? सियांग या देहांग के नाम से। फिर ध्यान रखना, असम राज्य के अंदर इसे जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते थे किस नाम से? जमुना। और जब बराक नदी में मिल जाती है आगे प्रवाहित होती है तो किस नाम से? मेघना नाम से। तो कुल कितने नाम है? 5। फिर हम बात करते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी की। ये जो टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है, जो 3 देशों में प्रवाहित होती है। उत्तर की भारत के अंदर जो लंबाई है, भारत के अंदर है 916 किलोमीटर। भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी? 916। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। फिर यहाँ से एक नदी आती है, ध्यान रखना, भूटान के अंदर उत्तरी भूटान से। मानस नदी है दक्षिणी भूटान से, और यहाँ उत्तरी भूटान से एक नदी आती है जो धुबरी नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम क्या है? धुबरी। और यहाँ से जो नदी आती है उस नदी का नाम है संकोश नदी। कौन सी नदी है? संकोश नदी। संकोश नदी कहां से आती है? उत्तरी भूटान से। और कहां पर आकर के मिल जाती है? धुबरी नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। सदिया से लेकर के धुबरी के मध्य भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है। कि दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है सदिया टू धुबरी के मध्य। और सदिया टू धुबरी के मध्य जिसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 891 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो समापन होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी का समापन होता है सुंदरवन के डेल्टा। और सुंदरवन के डेल्टा के अंदर ही समापन किसका होता है? गंगा नदी का। कौन सी नदी का होता है? गंगा नदी का भी सुंदरवन के डेल्टा के अंदर समापन होता है। ये हो गई हमारी
ब्रह्मपुत्र नदी।